नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सदोत्रा साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के नायब सदर गुलाम नबी मोंगा साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेज़बान आप सबके हर दिल अजीज़ और टंगमर्ग असेंबली हल्के के सेगमेंट इंचार्ज जनाब फारूक शाह साहब, हमारे सूबाई सेक्रेटरी शौकत मीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर शमी ओबरॉय साहब, तर्जुमान आला तनवीर सादिक साहब, यहाँ पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के अहदेदार हजरात, ज़ोमाए किराम, वर्कर हजरात, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद में से मैं यहाँ आया हूँ वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। इससे पहले मैंने कई सारे इलेक्शनों में शुमाली कश्मीर में और खासकर टंगमर्ग असेंबली हल्के में वोट मांगे हैं, चाहे वो असेंबली के लिए हो, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो, चाहे वो उस वक्त अब्दुल रशीद शाहीन के लिए, शरीफुद्दीन शारिक के लिए, मोहम्मद अकबर लोन साहब के लिए। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि मुझे ये खुशकिस्मती और ये मुझे मौका मिला है कि मैं शुमाली कश्मीर बारामुल्ला इस सरजमीन पे आके अपने लिए वोट मांगूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे यहाँ से लड़वाने का फैसला क्यों किया, इस पे भी बार बार मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आखिर मैं क्यों। शायद इसलिए कि एक तो नई दिल्ली का, एजेंसियों का, बीजेपी, आरएसएस, मुख्तलिफ तंजीम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं, उनका सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर कहीं देखने को मिल रहा था वो यहाँ शुमाली कश्मीर बारामुल्ला कुपवारा पार्लिमानी हल्के पे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सही है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बहुत नाजुक दौर है। हमारे बुजुर्ग साथी जो यहाँ बैठे हैं उनको याद होगा, बिल्कुल इसी तरह के हालात, थोड़ा सा इनसे हटके एक दौर ऐसा था जब सियासी तौर हम सब गुलाम थे। हमारी आवाज़ में कोई दम नहीं था, हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक राजा ने दूसरे राजे को हमें बेच के जो है हमें बदल दिया। जिस तरह आज हम बाज़ार में सामान खरीदते हैं, जिस तरह आज हम बाज़ार में माल मवेशी खरीदते हैं, इसी तरह एक राजा ने हमें बेचा और दूसरे राजा ने हमें खरीदा। यही हमारी हैसियत थी, इससे ज़्यादा नहीं। सियासी तौर गुलामी के हम शिकार थे, लेकिन उसके साथ साथ इक्तिसादी तौर भी हम गुलाम थे। जिस ज़मीन पे हम काम करते थे उस ज़मीन पे हमारा कोई हक़ नहीं होता था, हमें अपने पानी पे हक़ नहीं होता था, हमें अपनी हवा पे हक़ नहीं था। लेकिन उस दौर में एक लीडर पैदा हुआ, थे वो मास्टर। लेकिन यहाँ के हालात देख के वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने लोगों को इस मुश्किल से निकालना होगा। उस शख्स का नाम था बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। पहले तो उन्होंने हमें सियासी गुलामी से आज़ादी दी। जब यहाँ जमहूरियत कायम हुई, हमारी आवाज़ में एक दम आया, हमें वोट का हक़ मिला। हमें यह हक़ मिला कि हम खुद चुनें कि हमारे हुक्मरान कौन होंगे, हमारी क़यादत कौन करेगा, हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा, हमारी आवाज़ बुलंद कौन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ शेर कश्मीर ये भी जानते थे कि सिर्फ सियासी गुलामी ख़त्म करके यहाँ लोगों का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। यहाँ लोग झैलदारी के शिकार थे, चकदारी के शिकार थे, ज़मींदारी के शिकार थे। उस दौर में बाबा कौम ने कहा कि मैं अपने लोगों को इस चीज़ में से निकालूंगा। मुझसे अक्सर बेशतर मीडिया वाले पूछते हैं कि मुझे बताओ 370 ने यहाँ के लोगों को क्या दिया। और मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो तो समझो। बाकी मुल्क में अगर स्कूल है तो यहाँ पे भी हैं, हम मानते हैं। बाकी मुल्क में अगर अस्पताल हैं तो यहाँ पे भी हैं। बाकी मुल्क में अगर सड़कें हैं तो यहाँ पे भी हैं। बाकी मुल्क में अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे भी है। अगर बाकी मुल्क में टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट यहाँ पे भी आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है बाकी मुल्क में और यहाँ में। यहाँ पे कलम के एक दस्तखत से बाबा कौम ने यहाँ के लोगों को ज़मीन के मालिकाना हक दिए, एक डबल पैसा मुआवजा लिए बिना।
اور اس طرح کا آپ بیٹھو، اب آپ مت اٹھو، مت اٹھو، آپ مت اٹھو، بیٹھو نیچے، نیچے بیٹھو. مجھے پھر جو بولنا ہوتا ہے مجھے یاد نہیں رہتا. بیٹھو، اب آپ کھڑے نہیں ہونا. قلم کے ایک دستخط سے بنا ایک ڈبل پیسہ معاوضہ لیے یہاں کے لوگوں کو زمین کا مالکانہ حق ملا. اس طرح کا مثال جو ہے اس پورے ملک میں اور کہیں نہیں ہے. آج دوبارہ ہمیں اس غلامی کے دور کے طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں سیاسی طور بھی ہماری آواز جو ہے وہ دبائی جا رہی ہے. 2018 کے بعد ہمیں یہاں اپنی حکومت نہیں تھی. 2018 کے بعد دلی کا راج یہاں پہ چلا. آپ لوگوں کا جو ہے، آپ لوگوں کا کوئی بھی فیصلہ نہ انہوں نے قبول کیا، نہ اس پہ کسی نے عمل کیا. جہاں تک زمین کی بات ہے، انہوں نے 370 ہٹا کے 35A ہٹا کے ہماری ان زمینوں کو جو ہے خطرے میں ڈالا. آج مختلف بہانوں کے بنیاد پہ جو ہے ہم سے یہ زمینیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ریل کے نام پہ، کوئی سڑک کے نام پہ، کوئی فیکٹری کے نام پہ، کوئی کسی اور نام پہ. یہاں تک کہ جن زمینوں کا حق فاروق عبداللہ صاحب نے آپ کو روشنی کے تحت دلوانے کی کوشش کی، اس روشنی کو بھی انہوں نے تہس نہس کیا. آج کاہ چرائی زمین پہ، جس بھی زمین پہ آپ کا حق بنتا تھا، اس پہ بلڈوزر چلا کے آپ کو اس حق سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. اور کچھ نہیں ملا ہمیں ماں سوائے بدنامی کے، پریشانی کے، مایوسی کے. انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. وعدے بہت ہوئے. جب 370 یہاں سے ہٹا، یہاں کے نوجوانوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کے روزگار میں اگر کوئی رکاوٹ تھی تو یہ نیشنل والے تھے، جیسے ہی یہ چلے جائیں گے آپ کے لیے روزگار آئے گا. مجھے حکومت چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے. خدا را مجھے بتائیے نا کون سا نوجوان آج سرکاری ملازمت کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ملازم جو ہے باہر سے لائے، چاہے وہ بینک کا ملازم ہو، چاہے سرکاری دفتر کا ملازم ہو. زیادہ تر ملازم جو ہے آج باہر سے آتے ہیں. آپ ڈی سی کے دفتر میں جاؤ، ایس پی کے دفتر میں جاؤ، کون ہے نا آپ کا وہاں سننے والا، آپ کی بات کرنے والا، آپ کی زبان کو سمجھنے والا؟ کوئی بھی نہیں. دریا سے ریت نکالنا ہوتا ہے، ٹھیکیدار باہر سے آتا ہے. سڑک کا کام کرنے ہوتا ہے، ٹھیکیدار باہر سے آتا ہے، وہ اپنا مزدور بھی باہر سے لاتا ہے. یہاں جب آپ ہائی وے سے گزرتے ہو، وہ گاڑی کا ٹول آپ سے پکڑتے ہیں، ٹول پکڑنے والا کمپنی بھی جو ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے. تو یہاں کے لوگوں کو کیا ملا؟ ماں سوائے ہمارے نوجوانوں کو نشیلی دوائیوں کی عادت، اور گڑے جگہ جگہ انہوں نے شراب کی دکانیں کھولی اور کچھ نہیں کیا. اور شراب یہ ایسے بیچ رہے ہیں جیسے پانی. آپ حیران ہوں گے سن کے. میں پچھلے دنوں کپوارہ میں دورہ کر رہا تھا. اب یہاں دکان ہے آپ کے آس پاس میں، کسی دکاندار کے پاس جا کے پوچھئے نا آپ کی دن کی کمائی کتنی ہے. وہ دکاندار آپ کو کہے گا میں دن میں 1000 کماتا ہوں، 2000 کماتا ہوں. اگر اچھا دن ہوگا شاید دن میں وہ 5000 کماتا ہے. کپوارہ میں جو شراب کی دکان ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی دن کی کمائی کتنی ہے؟ 3 سے 4 لاکھ روپے. مہینے میں وہ شراب جو ہے 1 کروڑ روپے کی بیچتا ہے. ہمیں کالج نہیں ملے، ہمیں اسکول نہیں ملے، ہمیں ہسپتال نہیں ملے، ہمیں نوکریاں نہیں ملی، ہمارا کوئی نیا ہوٹل نہیں کھلا، ہمارا کوئی نیا کارخانہ نہیں بنا، کوئی نئی فیکٹری نہیں آئی. لیکن شراب کی دکانیں جو ہیں انہوں نے جگہ جگہ کھولی، اور پھر کہتے ہیں یہاں لوگ بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں، یہاں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی کے علاوہ ہمیں ملا کیا؟ بجلی کا نظام دیکھیے، 6 8 گھنٹے بجلی کٹ، اور بجلی کا بل آسمان میں. انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ نئے کیا کہتے ہیں ان کو، سمارٹ میٹر، جس میں پہلے پیسہ بھرنا ہوتا ہے، بعد میں بجلی آئے نہ آئے میٹر میں سے پیسہ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے. آج کم سے کم بجلی کا بل جو ہے دیہات کے علاقوں میں مہینے کا 1640 روپے. میرے دور حکومت میں بجلی کا بل 200 250 300 350 سے زیادہ نہیں. آج 1640 روپے کم سے کم. ایک بلب لگاؤ تو 1640 روپے کا آپ کا بل. بجلی کا ٹیکس، پانی کا ٹیکس، سب چیز. اور پھر یہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں خوشحال کیا، ایک نیا جموں کشمیر بنایا. تبھی تو ہم تباہی اور بربادی کے طرف جا رہے ہیں. ان نوجوانوں سے پوچھیں کتنی سختی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. ویریفیکیشن کے نام پہ ان کو پاسپورٹ نہیں ملتا.
वेरिफिकेशन के नाम पे इनको नौकरी नहीं मिलती, वेरिफिकेशन के नाम पे इनको बैंक का लोन नहीं मिलता, ये जाएं तो जाएं कहां? और इनका कोई कसूर नहीं है। ये कहा जाता है इनको तो जन्म लिए हुए 18-20 साल नहीं हुए, इन्होंने तो गलती से भी बंदूक के तरफ उठ के देखा भी नहीं। अगर इनका कोई कसूर है वो यही है कि इनका कोई दूर दराज इलाका कभी मिलिटेंट बना हुआ था। अरे 90 में तो सब बह गए थे। जो मेरे खिलाफ वो सेब लेके घूम रहा है, क्या उसने मिलिटेंट की तंजीम यहाँ खड़ी नहीं की? क्या उसके वालिद साहब पार जाके बंदूक नहीं लाए? अगर उसको पासपोर्ट मिल सकता है, अगर उसको पासपोर्ट, बैंक का लोन और ये सब चीजें मिल सकती हैं, मेरे इस नौजवान को पासपोर्ट और बैंक का लोन और सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? मेरे वक्त में, और फारूक साहब गवाह है, ये मेरे डीसी थे श्रीनगर में जब मैं वजीर आला था, हमने ये ब्लैक लिस्ट का सिलसिला खत्म किया था। हमने कहा मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का दामाद मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का पोता मिलिटेंट नहीं है। आप सिर्फ इस चीज के लिए किसी को सजा नहीं दे सकते हो क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। लेकिन इन लोगों ने वो जो है ब्लैक लिस्ट का सिलसिला दोबारा शुरू किया। हमने पार से ये जो लोग गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन बंदूक लेके वापस नहीं आना चाहते थे, हमने उनके लिए रास्ता खोला नेपाल से। देखिए ना, अब जब हम बात करते हैं तो एक फर्द के लिए नहीं करते, जब हम कोई काम करते हैं तो एक के लिए नहीं करते, हम जब करते हैं तो सबके लिए करते हैं। हमने जब यहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खोले, जब हमने यहाँ ब्लॉक बनाए, तहसीलें बनाई, नियाबतें कायम की, वो किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं था, वो पूरे कौम को फायदा पहुंचाने के लिए था। आज हजारों की तादाद में नौजवान जो है वो जेल में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किन किन का मैं जिक्र करूं, जिनको जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में रखा गया है, जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई केस नहीं है उनके खिलाफ, बस उठा के पहुंचा दिया हुआ है बाहर। हम जब बात करेंगे तो उन सब हजारों नौजवानों के लिए बात करेंगे जिनको वहां जेल से निकाल के हमने यहाँ वापस लाना है, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, हमने उनको छोड़ना है, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, इनका वेरिफिकेशन कराना है। तब जाके हम यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलवा सकेंगे। और आपको अपना नुमाइंदा वोट चुनना है, क्योंकि नुमाइंदा का आपने फैसला करना है। आपने पार्लियामेंट में मेंबर भेजना है तो नुमाइंदा वो भेजिए जो पार्लियामेंट के अंदर जाके बात कर सके, जो वहां आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर सके, जो आपके लिए लड़ सके। और इस लड़ाई में, जिस लड़ाई का जिक्र सदोत्रा साहब ने किया, जिस लड़ाई का जिक्र मोंगा साहब ने किया, जिस लड़ाई का जिक्र फारूक शाह साहब ने और शौकत मीर साहब ने किया, इस लड़ाई में ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। हमने इस लड़ाई में और दोस्तों को शामिल करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करके, ताकि हम औरों को जोड़ें, हम इस कारवां को बढ़ाते रहें, ताकि इंशाअल्लाह उस दौर, जिस दौर के लिए हम सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, खुशहाली का, इज्जत का, वकार का, पहचान का, वजूद का, उसको हम दोबारा हासिल करें। तो इसलिए मैं ये अपील और ये गुजारिश करने आया हूं कि 20 तारीख को यहाँ वोट डालने का दिन है। मेरे निशान के पास ये हल का निशान होगा। अब मशीन पे वैसे तो दूसरा नंबर है, पर कोई भरोसा नहीं है, ये आगे पीछे कर लेंगे, इसलिए आप नंबर मत गिनिए। आप नंबर बटन के पास ये हल का निशान देखिए, उसके पास मेरी तस्वीर होगी। मेरे चेहरे को याद रखिए, मेरे चेहरे को, मेरे निशान को, मेरे नाम को देख के आप मेरा बटन दबा के मुझे एक मौका दे दीजिए आपकी खिदमत और आपकी नुमाइंदगी करने का। यही गुजारिश। और वैसे भी ये सेमीफाइनल है ना, इसके बाद फाइनल भी आना है। आज तो आप पार्लियामेंट का नुमाइंदा चुन रहे हो, लेकिन जुलाई अगस्त में आपको अपना एमएलए बनाना होगा, इंशाल्लाह अपना मिनिस्टर बनाना होगा। अगर आप अपने एमएलए को जो है मदद करना चाहते हो तो मेहरबानी करके इस इलेक्शन में आप मुझे कामयाब करके यहाँ से भेज दीजिए, ताकि मैं, फारूक साहब, शौकत साहब, मेरे बाकी साथी जो हैं आपकी खिदमत करें और इस इलाके को जो है ऊपर उठाएं। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी अपील है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों के झंडे, बाजुए शमशीर के झंडे,
के झंडे हर सू लहरा हर दम लहरा हर सू लहरा हर दम लहरा आप क़यामत पे लहरा 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 है कश्मीर के झंडे लहरा है कश्मीर عمر صاحب عمر صاحب عمر صاحب سر ابھی بھی ہمیں تھانے میں بلا رہے ہیں جب سے یہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا عمر صاحب کیا آج جو ٹنگر کا ایک دورہ ہے آپ اس حوالے سے آپ بتائیے اس میں بتانا کیا نا الیکشن چل رہا ہے میں ووٹروں سے ملنے آیا ہوں ان کو اپیل کرنا ہے اور کیا بتانا سرکار ایک امیزنگ ایک بچے نے آپ کو ایک منی پارٹ دیا اس بچے نے کافی جذبہ ہمیں دیکھنے کو ملا وترگم میں تو آپ کتنے اس پہ جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں ہم گئے لوگوں کے جوش اور جذبے پہ جو ہے کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آئی اور جو میرے ورکروں میں ساتھیوں میں جوش اور جذبہ ہے کپوارہ سے لے کے یہاں تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا بہت اچھا اثر جو ہے جس دن ووٹ پڑیں گے اس دن دیکھنے کو ملے की